बेनज़ीर, एक तरफ तो ये मगरबी दुनिया या यूरोपीय ममालिक जो कि ज़ाहिरी बात है अमेरिका के साथ अपनी अलायंस शो कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं गल्फ़ ममालिक एक तरफ से ईरान ज़ाहिरी बात है वहाँ पर एसेट्स को निशाना भी बना रहे हैं जो अमरीकी हैं या उनको अपनी इस वक्त एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नज़र आ रहा है। तो क्या समझती हैं, क्या कोई ऐसा इस वक्त दरमियान में फैक्टर रहा है जो कि मामलात को ठंडा कर सके, या इस वक्त ऐसा मालूम होता है कि ईरान कहीं ना कहीं बिल्कुल आइसोलेट हो गया है? अलीना, ईरान आइसोलेटेड तो है। लेकिन इस वक्त जो मेरी राय में, शायद मेरी थोड़ी सी आइडियलिस्टिक सी थिंकिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो एक यूनाइटेड फ्रंट की ज़रूरत है और वो आनी चाहिए गल्फ ममालिक की तरफ से, क्योंकि इस वक्त वो इन द लाइन ऑफ फायर हैं। और ये गल्फ ममालिक कौन से हैं? टर्की, ओमान और सऊदी अरेबिया। इनमें से दो ममालिक वो हैं जिन्होंने अभी माजी में सालिसी का किरदार अदा किया, और सऊदी अरेबिया क्योंकि वो डायरेक्ट इन द लाइन ऑफ फायर है। मुझे पता है इस वक्त अमेरिकन मीडिया में बहुत सी खबरें आ रही हैं सऊदी अरेबिया के खिलाफ, लेकिन मुझे नहीं लगता, और अब हमने पहले भी पढ़ा था कि वो अपनी एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करने दे रहे थे, और उनकी यही कोशिश थी कि इस मामले को ठीक किया जाए। तो मेरे ख्याल से एक यूनाइटेड, एक जॉइंट फ्रंट की जरूरत है गल्फ ममालिक की तरफ से, जोर दिया जाए अमेरिका पे, क्योंकि अगर कोई इस जंग को रोक सकता है इस वक्त तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। उनका इजराइल पे भी लेवरेज है, और ईरान हमने देखा है माजी में भी कोशिश कर रहा था कि बातचीत से इस मामले को हल किया जाए। और हमें ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि मजीद ममालिक जो हैं इसमें शामिल ना हो इस जंग के अंदर। अभी आपने जैसे बताया कि यूके ने कहा है कि उनकी जो दो बेसेस हैं, जिसमें एक डिएगो गार्सिया है, उसको वो अमेरिका को इस्तेमाल करने देंगे। फिर सऊदी अरेबिया की तरफ से भी कुछ इस किस्म की बयानात आ रहे थे। तो अगर ये मामला और फैलता है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी जो बहुत अब क्लैरिटी आ रही है, वो जो अमेरिकन मीडिया में अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना इंटरव्यूज जो दे रहे हैं, उससे क्लैरिटी ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग तो शुरू कर दी, लेकिन उनके पास कोई एंड गेम नहीं थी। उनको नहीं पता था कि ये जो उनका मकसद था रजीम चेंज का, ये वो हासिल कैसे करेंगे, और ये हमें कैसे अंदाजा हो रहा है। अब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया, जिसपे जब उनसे ईरान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बार बार कहा कि देखें, जैसे वेनेजुएला में हुआ था, वेनेजुएला में हमने उनके सदर को उठा लिया, उसके बाद जो उनकी दूसरी हुकूमत आई उन्होंने तो बिल्कुल सरेंडर कर लिया, वो सारी हमारी बातें मान ली। ऐसा ईरान में नहीं हुआ। आपने खमीनी को मारा, लेकिन उसके बाद की जो हुकूमत है उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि कितनी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका में इस वक्त जो हुकूमत है, खित्ते के बारे में, इस पूरे रीजन के बारे में और ईरान के बारे में। जो वेनेजुएला के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पे बहुत ज्यादा पावर सेंटर्स हैं, वो एक इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप से एक और इंटरव्यू में पूछा गया तो उसमें उन्होंने कहा कि जो ईरान के फौजी हैं वो खुद ही अपने हथियार फेंक देंगे लोगों के सामने। ऐसा भी नहीं हुआ। फिर वो बार बार ये भी कहते रहे कि हम खमीनी को मारेंगे तो उसके बाद जो है लोग खुद ही सड़कों पे निकल आएंगे और आके हुकूमत को गिरा देंगे। ऐसा भी नहीं हुआ। और इलिना, जो सबसे हैरान कुन मेरे लिए इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कुछ कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं ईरान हाँ। में, जब हम खमीनी को मारेंगे तो उसके बाद ये वो लोग हैं जो हुकूमत बनाएंगे, फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिर ट्रंप कहते हैं कि उन लोगों को तो मार दिया गया स्ट्राइक्स में। तो इसी से आपको अंदाजा होता है कि कितनी क्लूलेसनेस है और कितना ये खतरनाक है कि आपने जंग शुरू कर दी, लेकिन आपकी प्लानिंग कितनी बिल्कुल ही मिस कैलकुलेटेड और मिस हैंडल किया गया, जिसकी वजह से बहुत से जो सहाफी हैं अमेरिका में वो उसको ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अब एपिक ब्लंडर कह रहे हैं। तो अलीना, ये जो इस वक्त सिचुएशन है, मुझे लगता है एक और शायद दबाव जो डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ सकता है इस वक्त, वो है शायद अमेरिका में जो लोग हैं उनकी तरफ से, क्योंकि अभी मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, और वहां पे, और अभी हमने जैसे सुना कि 3 अमेरिकी फौजी जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। फिर ट्रंप कह रहे हैं और भी कैजुअलिटीज हो सकती हैं। फिर ये भी हो रहा है कि अमेरिका में पोल्स आ रहे हैं जो बता रहे हैं हमें कि वहां पे ये जंग कितनी अनपॉपुलर है। तो शायद ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इंटरनली अमेरिका में दबाव डाल सकते हैं। एक और चीज अलीना, हम ये भी देख रहे हैं कि अब इस वक्त अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बैक ट्रैक भी कर रही है। अब आप देखिए, वो रिपब्लिकन एक हैं सेनेटर, उनका नाम है माइक टर्नर। उन्होंने टीवी पे आके कहा कि माइको रूबियो ने उनसे कहा कि हमारा तो कभी प्लान ही नहीं था कि हम खमीनी को मारें, हमारा तो कभी प्लान ही नहीं था कि हम रिजीम चेंज लाएं।
फिर उसके बाद जो पेंटागन के अफसरान हैं, उन्होंने जाके कांग्रेस में कहा कि हमें तो कोई खतरा ही नहीं था ईरान से। तो ये अब लगता है कि थोड़ी-सी अब बैक ट्रैकिंग भी हो रही है। इसके अलावा भी ये भी खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 ममालिक के ज़रिए सीज़ फायर करने की कोशिश की है ईरान के साथ, जिसमें एक इटली था। दूसरा मुल्क कौन-सा है मुझे नहीं पता। लेकिन ईरान इस वक़्त नहीं मान रहा और ईरान की जो स्ट्रैटेजी है लीना, वो यही लगती है कि ये जो सारे ममालिक हैं, जो अमेरिका के साथ हैं, हुँ, जैसे ये यूरोपियन ममालिक हैं, हुँ, उनको टारगेट किया जाए। जो गल्फ ममालिक हैं, जो उनको नहीं ईरान को हाँ, लगता बिल्कुल है सही। कि एक डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ, उनको टारगेट किया जाए ताकि इनको इतना नुकसान हो हुँ। कि फिर ये सब एक सीरियस डायलॉग करें और आके नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठें।